बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज का हमारा लेक्चर है कंटिन्यूशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे काइलोमाइक्रोन्स के मेटाबॉलिज्म को। काइलोमाइक्रोन इज अ टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिपोप्रोटीन्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, उसकी टाइप्स को एंड देयर बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस को। तो आज जो है हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है लिपोप्रोटीन्स की, काइलोमाइक्रोन्स, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या करता है। तो काइलोमाइक्रोन्स के मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ये है कि हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स में क्या करना होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स में हमारे पास ये बनता है। वहां से ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास जो ट्राइसल्गोलेस्ट्रोल्स हैं या हमारे पास फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, वहां से उसको अपने अंदर उठाता है और जाके हमारे पास किधर लेके जाता है, लिवर में, और लिवर में उसकी जाके ब्रेक डाउन करा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स निकालता है। अब जो काइलोमाइक्रोन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहली चीज ये है कि असेंबल है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। बनता कहाँ पे है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में बनता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है ट्राइसल्गोलेस्ट्रोल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ये क्या करता है, जब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में बना, वहां से इसने हमारे पास अंदर ले लिया टैग्स को, ट्राइसल्गोलेस्ट्रोल्स को, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को वहां से ऑब्जॉर्व करके अंदर अंदर ले लिया, कोलेस्ट्रॉल को ले लिया एंड फैटी जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करा लिया। अब जो हमारे पास इसके अगर देखें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास एपोलिपोप्रोटीन भी तो होगी। तो वो जो एपोलिपोप्रोटीन है वो कैसे बनेगी? जो होती है काइलोमाइक्रोन्स, उसके ऊपर होती है हमारे पास एपो बी 48। हमारे पास जो एपोलिपोप्रोटीन बी है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास एपो बी 48 एंड द अदर इज एपो बी 100। जो एपो बी 48 है वो हमारे पास बनती है इंटेस्टाइन में, और ये हमारे पास होती है मेन जो हमारे पास एपोलिपोप्रोटीन है काइलोमाइक्रोन्स की, वो हमारे पास होती है एपो बी 48। अब ये जो हमारे पास है एपो बी 48, ये हमारे पास इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में बनी। कैसे बनी कि हमारे पास सबसे पहले आर एन जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर इसकी सिंथेसिस हुई। सिंथेसिस हो के ये हमारे पास ग्लाइकोसाइलेट होने के लिए किधर चली गई, गोल्जी में चली गई, और गोल्जी से ये हमारे पास क्या हुई, पैक हो गई इनटू वेजिकल्स में। क्या हुआ कि हमारे पास B48 इंटेस्टाइन में बनी। इंटेस्टाइन में कैसे बनी कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर इसकी सिंथेसिस हुई। सिंथेसिस होने के बाद ये हमारे पास गोल्जी में गई। क्यों गई? कि ताकि ये ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाए। गोल्जी में जाके ये हमारे पास फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन हुई और ये हमारे पास क्या हुई, इसके वेजिकल्स में ये पैक हो गई। और जो दूसरी है हमारे पास एपो B100, वो क्या होती है, वो हमारे पास लिवर में बनती है। एंड एपो B100 जो है वो हमारे पास जो VLDL और LDL है उसके अंदर हमारे पास ये जो मेन एपोलिपोप्रोटीन है वो ये VLDL और LDL में हमारे पास B100 होती है। अब इसको एपो B48 और B100 क्यों कह रहे हैं? अब जो हमारे पास मैसेंजर RNA था जिससे हमने क्या बनना था, हमारे पास एपो बी बननी थी, एपोलिपोप्रोटीन बी बननी थी। अगर तो वो हमारे पास 48% कोड हो गया, उसकी ट्रांसलेशन हो के उसके अंदर आगे आ गया था, टर्मिनेशन कोडोन आ गया था, जिसकी वजह से उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस रुक गई। तो वहां से जो हमारे पास एपोप्रोटीन बनी थी उसको हम कहते हैं एपो B48। जब उसकी जो ट्रांसलेशन है वो 100% कंप्लीट हुई, तो उससे हमारे पास जो एपोलिपोप्रोटीन बनी उसको हम कहते हैं एपो B100। ठीक हो गया। अब हमारे पास गोल्जी में बनी और ये हमारे पास पैक हो गई वेजिकल्स में। तो जब ये वेजिकल्स में पैक हुई तो देन ये हमारे पास क्या गई, सेल मेम्ब्रेन के पास गई, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुई और एक्सोसाइटोसिस के लिए आउटसाइड मूव कर गई। देन अगर हम बात करते हैं कि काइलोमाइक्रोन्स की असेंबली के काइलोमाइक्रोन्स कैसे बन रहे हैं, तो काइलोमाइक्रोन्स हमारे पास बनते हैं एपोलिपोप्रोटीन एंड लिपिड्स, ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास काइलोमाइक्रोन बन गए। अब ये कैसे बन रहे हैं? हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे एपो B48 बनी थी उसको ट्रांसफर कराता है हमारे पास लिपिड्स के ऊपर। जब ये जो MTP प्रोटीन है इसने हमारे पास लिपिड के ऊपर एपो B48 को ट्रांसफर करा दिया, तो देन हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहेंगे कि काइलोमाइक्रोन बन गया। अब ये जो काइलोमाइक्रोन बना है इसको हम कहेंगे नेसेंट काइलोमाइक्रोन। नेसेंट काइलोमाइक्रोन इस वजह से इसको कहेंगे कि क्योंकि ये अभी नया नया बना है, इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होगी,
तो इस वजह से इसको कहते हैं कि नेसेंट काइलोमाइक्रोन, क्योंकि न्यू फॉर्म हुआ है। अब काइलोमाइक्रोन बन गया, अब उसके ऊपर क्या होता है, ये हमारे पास इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इसके अंदर काइलोमाइक्रोन्स में हमारे पास ट्राइसेल ग्लिसरॉल्स आ गए। उसके ऊपर हमारे पास जो एमटीपी प्रोटीन थी उसने ApoB48 को क्या किया कि अटैच करवा दिया। जब इसको इसने अटैच करा दिया, देन ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना था नेसेंट काइलोमाइक्रोन का, ये हमारे पास इनटू द सर्कुलेशन जो है वो चला जाएगा। सबसे पहले जाएगा ये लिम्फेटिक्स के अंदर, लिम्फेटिक्स से होके ये जनरल सर्कुलेशन में आ जाएगा। जब ये सर्कुलेशन में आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बाहर सर्कुलेट कर रहा होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सर्कुलेट कर रहा होता है। ये जो HDL है ये हमारे पास इसके अंदर दो तरह के एपोलिपोप्रोटीन ट्रांसफर कराएगा। एक है हमारे पास ApoC2 और एक है हमारे पास ApoE एंड ApoC2। अब ये जो ApoE है, ApoE ने क्या कराना होता है, जब ये काइलोमाइक्रोन जाएगा लिवर के पास, तो लिवर के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो हमारे पास ApoE को रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर है उसको जो है वो एंडोसाइटोसिस के जरिए इनसाइड मूव करेंगे लिवर के अंदर। और जो दूसरा हमारे पास ApoC2 ने हमारे पास क्या कराना होता है, एक एंजाइम होता है लेपोप्रोटीन लाइपेज। लेपोप्रोटीन लाइपेज ने क्या कराना होता है कि जो हमारे पास ट्राइसेल ग्लिसरॉल्स है उसकी ब्रेकडाउन करानी होती है। तो जो ApoC2 है उसने क्या कराना होता है, उस लेपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो उसको क्या कराना होता है, एक्टिवेट कराना होता है। HDL आया, HDL ने ये दोनों प्रोटीन जो है एपोलिपोप्रोटीन इसने काइलोमाइक्रोन्स को दे दी। अब ये जो काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर अब बना है ये हमारे पास होता है मेच्योर काइलोमाइक्रोन। ये जो काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास फिर जाता है सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में गया, सर्कुलेशन में अब जो हमारे पास होता है लेपोप्रोटीन लाइपेज, ये हमारे पास जो कैपिलरीज होती हैं उसकी वॉल के साथ साथ पड़ा होता है। कहाँ का पड़ा होता है, हमारे पास एडिपोज टिश्यूज में पड़ा होता है, देन हमारे पास ये स्केलेटल मसल्स में पड़ा होता है और कार्डियक मसल्स में पड़ा होता है। जैसे ही हमारे पास ये जो काइलोमाइक्रोन्स है ये हमारे पास इस लेपोप्रोटीन लाइपेज के पास आया, जो हमारे पास ApoC2 थी, लेपोप्रोटीन C2 थी, उसने इस जो लेपोप्रोटीन लाइपेज है इसको एक्टिवेट कराया। इसने हमारे पास जो ट्राइसेल ग्लिसरॉल्स है उसकी ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे उसने क्या किया, ट्राइसेल ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन कराई और उधर से हमारे पास दो चीजें निकली, एक हमारे पास फैटी एसिड और दूसरा हमारे पास क्या निकला, ग्लिसरॉल निकला। अब ये जो फैटी एसिड था ये हमारे पास टिश्यूज में ऑब्जर्व हो गया, टिश्यूज में ऑब्जर्व होकर हमारे पास एक्ट करेगा एज एनर्जी सोर्स या डिपॉजिट हो जाएगा उधर। और जो दूसरा हमारे पास ग्लिसरॉल निकला था, ग्लिसरॉल हमारे पास देन मूव हो जाता है लिवर के अंदर, लिवर के अंदर ये जाके हमारे पास चेंज होता है ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि हमारे पास आगे जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है और लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो ये हमारे पास कि किस तरह हमारे पास लेपोप्रोटीन लाइपेज ने आया और उसने ट्राइसेल ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ट्राइसेल ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन होगी। अब जो हमारे पास आगे एक स्ट्रक्चर निकला जिसमें हमारे पास ट्राइसेल ग्लिसरॉल की जो कंपोजिशन थी वो कम हो गई, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, काइलोमाइक्रोन्स का रेमिनेंट है। ठीक हो गया, ये क्या है, हमारे पास काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट है। अब इस रेमिनेंट में क्या होता है, इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर और कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और ट्राइस असाइल कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन कम होती है। जब ये हमारे पास लिपिड की जो ट्राइसल्ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन करके बाहर निकला और हमारे पास बना काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट बना, तो तब क्या होता है कि हमारे पास जो ApoC2 है वो इस जो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट है उधर से डिटैच होगी, डिटैच होके ये दोबारा किधर चली जाएगी, ये हमारे पास HDL के पास दोबारा वापस चली जाएगी, ये दोबारा HDL के पास चली गई। अब जो हमारे पास रेमिनेंट था उसके अंदर हमारे पास ApoE रह गया और हमारे पास ApoB48 रह गया। अब ये जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट था ये हमारे पास चला गया लिवर के अंदर, लिवर में ये हमारे पास मिला लाइसोसोम्स के साथ, और ये क्या बनाया, इसने लाइसोसोम्स के साथ मिला और वहां पे लाइसोसोम ने इसकी क्या की, डाइजेशन की, डिग्रेडेशन की। लाइसोसोम्स ने जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और एपोलिपोप्रोटीन्स थे इस काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट के, उसकी जब डिग्रेडेशन की तो वहां से हमारे पास क्या निकला, अमाइनो एसिड्स निकले,
फ्री कोलेस्ट्रॉल निकला और फैटी एसिड्स निकला, जो कि हमारे पास लिवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने में उसको यूज कर लेगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है कि काइलोमाइक्रोन्स का एक मेटाबॉलिज्म चल रहा है। अब ये जो हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज का था, ये एक्सप्रेस कैसे हो रहा है? अगर तो हमारे पास इन वेल फेड स्टेट है जिसमें हमारे पास इंसुलिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि लिपोप्रोटीन लाइपेज की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है एडिपोज टिश्यूज में, और जो हमारे पास मसल्स होते हैं उसमें हमारे पास खास तौर पर कार्डियक मसल्स जो होते हैं उसमें हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। व्हेन इन अ फास्टिंग स्टेट में क्या होता है, जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तो तब हमारे पास जो लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है एंजाइम है उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है मसल्स में भी। तो इस तरह हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट, अगर फास्टिंग कर रहा है बंदा तो उसमें किस तरह एक्सप्रेस हो रहा है, अगर इन वेलफेयर स्टेट है तो उसमें हमारे पास किस तरह एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स है उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है। इधर फिर बता देता हूँ, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में ये हमारे पास बना, इसके अंदर हमारे पास ट्राइसेलुलर ग्लिसरॉल की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी। उसके बाद हमारे पास जो प्रोटीन थी माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन, उसके अंदर उसने इसको एपो बी ट्रांसफर इसको किया। ये हमारे पास लिम्फ से लिम्फेटिक से होता हुआ किधर आ गया, जनरल सर्कुलेशन में आ गया। वहां पे हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन था, उसने इसके अंदर एपो सी टू और एपो ई को ट्रांसफर कराया। अब ये एपो सी टू था, इसने हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करना था, और जो एपो ई था इसने हमारे पास एक्ट करना था एज लाइगेंड, जो कि हमारे पास जाके जब लिवर के रिसेप्टर पे जाके लगेगा और लिवर इसको क्या करेगा, काइलोमाइक्रोन का जो रेमिनेंट था उसको इनसाइड मूव करेगा थ्रू एंडोसाइटोसिस। अब ये जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन था उसके ऊपर ये हमारे पास दोनों जो एचडीएल से लिपोप्रोटीन्स आए थे, एपोप्रोटीन्स आए थे, वो आके लग गए। अब यहाँ पे जब ये सर्कुलेशन में जाएगा, टिश्यूज के पास जाएगा, पेरिफेरल टिश्यूज के पास जाएगा, वहां पे हमारे पास पड़ा होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज। C2 जो था हमारे पास एपो C2 वो लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, और वो क्या करेगा, ट्राइसेल ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन कराएगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड हमारे पास टिश्यूज में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ग्लिसरॉल हमारे पास लिवर में जाएगा, लिवर में जाके ये हमारे पास ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा, जो कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, ग्लाइकोनियोजेनेसिस या लिपिड सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। देन जब यहाँ से उसकी ट्राइसेल ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन हो गई, वहां से जो हमारे पास मॉलिक्यूल निकला उसको हम कहते हैं कि काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट है। जब वो निकला वहां से हमारे पास एपो C2 इस स्ट्रक्चर से डिटैच हुई और वो दोबारा हमारे पास कहाँ चली गई, HDL के पास चली गई। अब जो हमारे पास रेमिनेंट था उसके अंदर हमारे पास एपो ई था और एपो B48 था। अब ये जो एपो ई है ये जब लिवर के पास जाएगी तो लाइगेंड के तौर पर एक्ट करेगी, लिवर के जो रिसेप्टर्स हैं उसको रिसेप्ट करेंगे और ये हमारे पास लिवर के अंदर मूव कर जाएगी। जब ये लिवर के अंदर मूव करेगा तो ये हमारे पास लाइसोसोम के साथ कंबाइन करेगा, और लाइसोसोम अपने एंजाइम इसके अंदर रिलीज करेगा और इसकी डिग्रेडेशन कराएगा। डिग्रेडेशन करा के ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनवा देता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल बना देता है और फैटी एसिड्स बना देता है। तो इस तरह हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन था वो हमारे पास इंटेस्टाइन से ट्राइसेल ग्लिसरॉल को ले रहा है, फैटी एसिड्स को ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को ले रहा है, और उनको लिवर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स का मेटाबॉलिज्म। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उनके बारे में। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई मसला हो, कोई आपको ऐसी बात जो समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।